अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का हमारे चैनल पर वेलकम और खैर मकदम है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग अक्टूबर मंथ में जो आप लोगों का अभी मंथली एग्ज़ाम हुआ है इसमें पूछे गए सारे सवालों के जवाबात को देखेंगे और इस पर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू किया जाए जल्दी से। यहाँ पर नोट, हर किस्म के सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए और उसी के मुताबिक जवाब दीजिए। यानी कि सारे सवालों के शुरू में कुछ लिखा हुआ है जिसको आप लोगों को देखना है। यहाँ पर क्या है, सवाल नंबर 1 से लेकर 30 के 4 मुतबादिल है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से कोई एक सही है। आपके जरिए इंतखाब किए हुए जवाब को OMR शीट में सिर्फ ब्लू या सियाह, ब्लू मतलब तो जानते ही हैं, सियाह मतलब काला होता है, तो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से निशानदेही करें। ब्लैक पेन, ब्लू या ब्लैक पेन हो उससे आपको जो OMR का गोला को फिल करना है। ठीक है, बाकी और कोई पेन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। कोई 25 सवालात के जवाब दीजिए, मतलब कि 30 में से आपको 25 ही बनाना है ना। 30 क्वेश्चन है, उसमें से 25 का ही आपको टिक लगाना है, बाकी 5 को छोड़ देना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सवालात को। सबसे पहला सवाल है, शामिल निसाब अफसाना आशियाना के अफसाना निगार कौन है? आशियाना के अफसाना निगार कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर कमर जहां, सुहेल अजीम आबादी या फिर निगार अजीम? तो सही ऑप्शन क्या है? निगार अजीम। आशियाना किसका अफसाना है जी? निगार अजीम का। ठीक है, सवाल नंबर 2 में है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था? गया में, तरेगना में, पटना में या फिर खगोल में? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, तरेगना। तरेगना में आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कायम किया था। आगे है सवाल नंबर 3, अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार पूछा गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जरीना बेगम कौन है मरकजी किरदार जी? जरीना बेगम, जो कि इस कहानी में सास बनी है, लेकिन यहाँ पर जरीना बेगम का नाम है नहीं। रहमत अली सिद्दीकी, बरकत अली सिद्दीकी, सदाकत अली सिद्दीकी और शराफत अली सिद्दीकी। तो जरीना बेगम के शौहर हैं बरकत अली सिद्दीकी, तो ये वाला आपका सही रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जरीना बेगम चूंकि ऑप्शन में है ही नहीं तो उनके शौहर बरकत अली सिद्दीकी हैं, ये हम लोगों का सही रहेगा। बाकी 3 नाम वो तो रॉन्ग है, वो इस कहानी में है ही नहीं। ठीक है, तो बरकत अली सिद्दीकी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 4, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? जमहूरी दौर, तरक्की पसंद दौर, सुनहरा दौर या तारीख दौर? बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब है ऑप्शन सी, सुनहरा दौर। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को सुनहरा दौर कहा जाता है। सवाल नंबर 5, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश है लाहौर में। कहाँ है जी? लाहौर में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 6, दर्जे झैल शुअरा में मिजाह के शायर कौन है? मिजाह बोलते हैं कॉमेडी को। मिजाह मतलब क्या हो जाएगा जी? तो कॉमेडी। मिजाह मतलब क्या होगा? कॉमेडी। ठीक है, रम्ज अजीम आबादी, दिलावर फिगार, बेकल उत्साही या जुबैर रिजवी? इसका सही जवाब है दिलावर फिगार। ठीक है, दर्ज झैल शुअरा में इन चारों में से मिजाह के कॉमेडी के शायर कौन है? दिलावर फिगार है। ठीक है, सवाल नंबर 7, मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? मोहम्मद हामिद खां, तसद्दुक हुसैन खां, आगा अली खां या वाजिद अली खां? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, तसद्दुक हुसैन खां। मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खां है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सवाल नंबर 8 को देखो, क्या है? लफ्ज ताजिर। लफ्ज ताजिर का माने क्या है? ताजिर का मतलब होता है तिजारत करने वाला। कहाँ पर है ये? ऑप्शन डी में है, तिजारत करने वाला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ताजिर का माने तिजारत करने वाला। सवाल नंबर 9 है, नसीम के मसनवी का नाम क्या है? नसीम के मसनवी का नाम सेहरुल बयान, ज़हरे इश्क, गुलजार नसीम या बुस्तान ख्याल? तो यहाँ पर नसीम है ना, और यहाँ पर भी नसीम आ गया, तो ये वाला इसका आंसर सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, गुलजार नसीम। नसीम के मसनवी का नाम क्या है जी? गुलजार नसीम। इसी से अगला सवाल भी लिया गया है, बकावली किस मसनवी का किरदार है? ठीक है, पुराना था गुल बकावली, तो ये किस मसनवी का किरदार है? तो ये इन्हीं के मसनवी का किरदार है, गुलजार नसीम। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, गुलजार नसीम का ही एक किरदार का नाम है बकावली। आगे है सवाल नंबर 11, मसनवी के क्या माने हैं? मसनवी का माने क्या होता है? 2-2 किया गया, 3-3 किया गया, 4-4 किया गया या 5-5 किया गया? तो सही जवाब है 2-2 किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मसनवी का माने 2-2 किया गया। आगे है सवाल नंबर 12, शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम बताइए। यानी कि शामिल निसाब शहबाज का खत किसके नाम है? तो जवाब है उसके अपनी ही बेटी सुगरा के नाम है। किसके नाम है जी? सुगरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हालांकि बुशरा भी उन्हीं की बेटी है, लेकिन ये खत के अंदर जिक्र है, खत जो लिखा गया वो सुगरा के नाम लिखा गया, और यही आपसे पूछा गया था।
सवाल नंबर 13 है, मेहदी फादी ने कितनी शादियां की हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 शादियां। मेहदी फादी की कुल 3 शादियां हुई थी। आगे सवाल नंबर 14, बेदी की मौत कब हुई है? बेदी की मौत कब है? 1981 में, 82 में, 83 में या 84 में? तो सही जवाब है 1984। राजेंद्र सिंह बेदी की मौत 1984 में है और इसी साल यानी 1984 में ही इनका इंटरव्यू लिया गया था, जो कि आपके निसाब में शामिल है। शामिल निसाब इंटरव्यू कब लिया गया था? 1984 में, और 1984 में ही बेदी का इंतकाल है, इसीलिए ये उनकी ज़िंदगी का सबसे आखिरी इंटरव्यू था। इंटरव्यू लेने वाले कौन कौन थे? तो 2 लोग थे। आगे देखो सवाल क्या 15 नंबर में, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? बहुत ही आसान है, राजेंद्र सिंह बेदी का। किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का। और लेने वाले कौन थे? किन किन लोगों ने इनका इंटरव्यू लिया था? तो 2 लोग थे। पहले हैं फैयाज रफ़ा, जिनका ताल्लुक था ऑल इंडिया रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से, और दूसरी इस्मत चुगताई, जो खुद अफसाना निगार और नावल निगार हैं। ठीक है, ज़्यादातर सवालात इस्मत चुगताई ने ही किया था। तो इस्मत चुगताई और फैयाज रफ़त, इन दोनों ने मिलकर राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया था 1984 में। ठीक है, तो सवाल नंबर 15, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 16, तुरादोई किस अफसाना का किरदार है? ठीक है, तुरादोई किस अफसाना का किरदार है? खाली संदूक, अर्जुन, वात्रक के किनारे, अंग्रेजिया बाबू। ये आपके रोशनी से सवाल दिया गया। आपका जो दूसरा टेक्स्ट बुक है, जो दूसरी निसाबी किताब है रोशनी, उससे ये सवाल लिया गया है। तो इसका सही जवाब है खाली संदूक। तुरादोई किस अफसाने का किरदार है जी? खाली संदूक का। सवाल नंबर 17, अफसाना अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? ये अर्जुन क्या किसी इंसान का नाम है, गांव का नाम है, आदमी का नाम है, दरख्त का नाम है या नदी का नाम है? तो सही जवाब है दरख्त का नाम है, ऑप्शन सी। 17 का अर्जुन किस चीज़ का नाम है जी? दरख्त का नाम है, एक पेड़ का नाम है अर्जुन। आगे है सवाल नंबर 18, नज्म दिए किस शायर की तख्लीक है? नज्म दिए किस शायर की तख्लीक है? किस शायर का ये नज्म लिखा हुआ है? सीताकांत महापात्रा, के सच्चिदानंद, अरुण कोल्हटकर या अमृता प्रीतम? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुण कोल्हटकर। नज्म दिया किनका लिखा हुआ है? अरुण कोल्हटकर का लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो सवाल नंबर 19 देखते हैं। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई है? हसन नईम की पैदाइश है पटना में। कहाँ पर जी? जिला पटना। हसन नईम की पैदाइश पटना में है। सवाल नंबर 20, तू वो सूरज है तेरी डैश रह जाएंगी। डैश में यानी खाली जगह में क्या आएगा? तो परछाइयाँ। ठीक है, तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। सवाल नंबर 21 है, उर्दू ज़बान में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? मैंने आप लोगों को 14 हरूफ पढ़ाया था मुरक्कब में, याद हो तो अगर। ठीक है, यहाँ पर 14 ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन 15 दिख रहा है, तो इसका मतलब यही सही रहेगा। तो सवाल नंबर 21 का लगाएंगे ऑप्शन बी 15। ठीक है, अब सवाल होगा सर ये 14 से 15 कैसे हो गया? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत लोग छोटी राह में दुचश्मी हा जोड़कर इसको भी एक हर्फ मानते हैं रॉ, हालांकि इसका यूज़ कहीं पर है नहीं। मैंने बताया था कि हिंदी में एक तो ये राह है, उसके बाद एक बड़ी राह है, और एक आपका है ये रॉ। ये 3 तरह का इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम छोटी राह लिखेंगे, इसके लिए हम बड़ी राह लिखेंगे, और इसके लिए हम बड़ी राह में दुचश्मी हा लगा देंगे। हो गया। बाकी अब ये जो रॉ है, छोटी राह में है दुचश्मी हा, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे बताओ? इसके लिए हिंदी में कौन सा अक्षर है? कुछ तो नहीं है ना, तो इस हर्फ को हम लोग नहीं मानते हैं। बाकी अब एग्जामिनर ने 15 दिया है तो हम लोग 15 ही मान के चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली 14 हरूफ हैं, जिसका कि सारे हरूफ का कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई साउंड, कोई ना कोई ध्वनि है। चलो ये बात हो गई। तो 21 का हम लोग 15 चल मारेंगे। ठीक है, 21 का ऑप्शन बी। सवाल नंबर 22, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जी? 3 किस्में हैं। कौन कौन सा होता है? तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। जामिद, ठीक है, दूसरा है मस्दर, जामिद मस्दर, और तीसरा है मुश्तक। ठीक है, जामिद मस्दर मुश्तक। ग्रामर वाली क्लास जो आप लोगों की एप्लीकेशन पे हुई है, वहाँ पर ये वाली क्लास शायद हो चुकी है, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। आगे है सवाल नंबर 23, दर्ज झैल में लाहिका की पहचान कीजिए। 2 चीज़ होता है, एक होता है लाहिका और एक होता है साबिका। लाहिका और साबिका, जिसको हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं, हिंदी में इसको उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। अगर मेन लफ्ज़ जो आपका असल लफ्ज़ है उसके पहले कोई हर्फ जुड़ के माना बदल दे, वो होता है साबिका, और अगर पीछे से जुड़े तो वो होता है लाहिका। यहाँ पर लाहिका पूछा गया, मतलब पीछे से आके जुड़ेगा। तो बेवकूफ़, यहाँ पर बे पहले जुड़ा हुआ है, बेवकूफ़, बेहुदा, बेहया, बेशरम, तो ये तो हो जाएगा साबिका। बदमिजाज, बद भी पहले जुड़ा है, बदमिजाज, बद अखलाक, ठीक है, बद फ़िअली, तो ये भी हो जाएगा साबिका। पागल खाना, अब पागल मेन लफ्ज़ है, खाना पीछे से आके जुड़ा है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लाहिका। जो आपसे पूछा गया कि दर्ज झैल में लाहिका की पहचान कीजिए, वो क्या है? पागल खाना, जैसे गुस्ल खाना, वजू खाना, ठीक है, कुतुब खाना, तो पागल खाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कम अकल, तो कम पहले जुड़ा है, कम अकल, ठीक है, कम हिम्मत, कम बखत, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? साबिका। तो कम अकल साबिका है, बदमिजाज साबिका है, बेवकूफ़ साबिका है,
पागल खाना ये है आपका लाहिका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। सवाल नंबर 24, फूले ना समाना ये मुहावरा है, इसका मतलब पूछा गया है। तो फूले ना समाना मतलब बहुत खुश होना, फूले ना समाना बहुत खुश होना। सवाल नंबर 25 है, मुहम्मद लफ्ज़ किसे कहते हैं? आप लोगों को बताया गया था कि लफ्ज़, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ दो तरह का होता है, एक आपका मौजू, एक आपका मौजू और दूसरा होता है मुहम्मल। मानेदार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, बेमाने लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। हिंदी में इसी को हम लोग मौजू को सार्थक शब्द और मुहम्मल को निरर्थक शब्द कहते हैं। इंग्लिश में मौजू को मीनिंगफुल वर्ड कहते हैं और इंग्लिश में मौजू को मीनिंगफुल वर्ड कहते हैं और मुहम्मल को मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। तो सीधा सा मतलब है, यहाँ पूछा गया आपसे मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो, तो जिसका माना नहीं हो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? जिसका माना हो, जिसका माना नहीं हो, जिसका माना आसान हो, जिसका माना मुश्किल हो। तो आसान मुश्किल नहीं, माना हो या ना हो, होगा तो मौजू, माना नहीं हो तो मुहम्मल। तो यही है जिसका माना नहीं हो, ऑप्शन बी। ठीक है, सवाल नंबर 25 का ऑप्शन बी मुहम्मल। आगे है सवाल नंबर 26, दर्ज झैल में काम का मुतरादिफ क्या है? ये मुतरादिफ क्या होता है जी? इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पर्यायवाची। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची, इसको हिंदी में समानार्थी शब्द भी कहते हैं और इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। तो काम का मुतरादिफ काश, काज, आज, काल। ये काज दिख रहा, काज, इसका मतलब भी काम ही होता है ना। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो काम का मुतरादिफ, काम का पर्यायवाची काज। ठीक है, 26 का ऑप्शन बी। 27, किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? देखो, काम करने वाले को फाइल कहेंगे, जो काम हो रहा है उसको फेल कहेंगे, और इस काम का असर जिस पर पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, उसको बोलते हैं मफऊल, ऑप्शन सी। ठीक है, मफऊल को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं जी? ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म, क्रिया। ठीक है, चले तो कर्ता, क्रिया और कर्म। काम करने वाले यानी सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? कर्ता, फाइल को, जो काम हो रहा है फेल यानी कि वर्ब, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिया, और जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का असर पड़े, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, उर्दू में बोलेंगे मफऊल। तो 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दर्ज झैल में इसमें नकिरा की निशानदेही कीजिए। नकिरा मतलब क्या? कॉमन नाउन। नकिरा मतलब क्या होगा जी? तो कॉमन नाउन। ठीक है, नकिरा मतलब क्या होगा? कॉमन नाउन, जिसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गंगा एक खास नदी का नाम है, प्रॉपर नाउन होगा, मारिफा। पटना खास शहर का नाम है, तो ये मारिफा हो जाएगा। कुरान एक खास किताब का नाम है, तो ये भी मारिफा है। नदी, तो ये है कॉमन नाउन। दुनिया की सारी नदियां नदी हैं। ठीक है, तो दर्ज झैल में इसमें नकिरा यानी कॉमन नाउन नदी है, बाकी सब के सब मारिफा यानी कि खास नाम है। सवाल नंबर 29 है, दर्ज झैल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मुजक्कर और फेमिनिन जेंडर यानी कि मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग पूछा गया आपसे। तो मिजाज, इजाज़त, पत्थर, आंसू। मिजाज, तुम्हारा मिजाज कैसा है, यानी ये मुजक्कर है। पत्थर, ठीक है, ये किसका पत्थर है, ये भी मुजक्कर हो जाएगा। आंसू, तुम्हारा आंसू, ये भी मुजक्कर है। इजाज़त, ये मुअन्नस है। मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, जब तक इजाज़त मैं नहीं दूंगा कोई नहीं जाएगा। ठीक है, या तुम्हारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। तो इजाज़त ये मुअन्नस है, बाकी सब के सब मुजक्कर हैं। तो 29 दर्ज झैल में मुअन्नस की पहचान कीजिए, इसका ऑप्शन भी सही है, इजाज़त। सवाल नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए, इसम के बदले या इसम के जगह पर किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग ज़मीर कहते हैं, ऑप्शन डी है ना। जो लफ्ज़ इसम के बदले या इसम की जगह पर आए उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? ज़मीर कहते हैं। ज़मीर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? प्रोनाउन। हिंदी में इसी को बोलते हैं सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं जी? तो सर सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ज़मीर जो इसम की जगह पर या इसम के बदले आए। तो ये थे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो सारे के सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद आपका है सब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपका सेक्शन बी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर है, दर्ज झैल सवालों में सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। 5 का ही आंसर लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। क्या है? मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर करवाई थी? सब लोग जानते हैं कि ताजमहल जो आगरा में है उसे मुगल के बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। क्यों? अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। उनकी बेगम का इंतकाल हुआ था, उसी के याद में ये ताजमहल तामीर करवाया गया है। और ये है क्या? ये मकबरा है। ये भी सवाल आया था कि ताजमहल क्या है? ये एक मकबरा है, यानी कि मज़ार है ये। ठीक है, मकबरा है। आगे हैं, बच्चों के टीवी ज़्यादा देखने पर शायर क्यों दुखी है? ये जो क्वेश्चन है ये आपके ज़फ़र गोरखपुरी हैं, इनका एक दोहा है। ठीक है, ज़फ़र गोरखपुरी का दोहा है, वहीं से ये सवाल लिया गया है कि बच्चों के टीवी ज़्यादा देखने पर शायर क्यों दुखी है।
तो बच्चों के टीवी ज़्यादा देखने पर शायर को बहुत ज़्यादा अफसोस है, और वो इसलिए दुखी है क्योंकि बच्चे टीवी देखने के चक्कर में किताबों से दूर होते जा रहे हैं, और वो पढ़ाई से दूर हो जाते जा रहे हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो किताबों से जो बच्चे दूर हो रहे हैं, इसी बात पर शायर को सबसे ज़्यादा अफसोस है। आगे है निगार अजीम का असल नाम। सब लोग जानते हैं मलिका मेहर निगार। निगार अजीम का असल नाम मलिका मेहर निगार। ठीक है। अफसाना आशियाना के 2 किरदारों के नाम लिखिए। आशियाना में कई सारे किरदार हैं, 2 का पूछा गया है। एक तो जरीना बेगम जो कि सास बनी है, इनके शौहर हैं बरकत अली सिद्दीकी। बरकत अली सिद्दीकी, है ना। दोनों के बेटा है सिराज। सिराज, और इस सिराज की शादी हुई थी इरफाना से। तो ये सब इनके किरदार हैं। किसी किसी 2 का नाम लिखना है, वो आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिखे भी होंगे। आगे है सवाल नंबर कितना, 5वां हो जाएगा ये, ई। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? बहुत ही आसान है, गुप्त अहद से। किससे था जी? गुप्त अहद से आर्यभट्ट का ताल्लुक था। शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। अब्दुल गफूर शहबाज की 2 किताबों के नाम। कई सारी किताबें हैं, ऐसे मैं बोल देता हूँ। रुबाइयात शहबाज, ख़यालात शहबाज, बाक़ियात शहबाज और तफरीहुल क़ुरूब, ये 4 किताबें हैं। इसमें से कोई 2 किताब का नाम लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। आगे है मेहदी इफ़ादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? तो 2 ज़बान हैं, एक अंग्रेज़ी, एक है अंग्रेज़ी और दूसरा है फ़ारसी। अंग्रेज़ी और फ़ारसी। अंग्रेज़ी और फ़ारसी में इनको उर्दू के अलावा महारत हासिल थी। किनको? मेहदी इफ़ादी को। आगे हैं बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? इनका पहला अफसाना था महारानी का तोहफ़ा। महारानी का तोहफ़ा, याद है आप लोगों को? महारानी का तोहफ़ा। आगे हैं ज़ेर निसाब नज़्म में शायर ने खाने के किस तरीक़े कार को तंज़ का निशाना बनाया है? ये कहाँ से पूछा गया है? तो ये सैयद मोहम्मद जाफ़री, सैयद मोहम्मद जाफ़री, इनका एक ज़रीफ़ाना नज़्म है खड़ा डिनर। क्या नज़्म जी? खड़ा डिनर। इनका एक ज़रीफ़ाना नज़्म है खड़ा डिनर। इसी नज़्म से ये सवाल है कि ज़ेर निसाब नज़्म में शायर ने खाने के किस तरीक़े कार को तंज़ यानी मजाक का निशाना बनाया है? तो एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं बुफे सिस्टम या बुफे डिनर, खड़े खड़े होकर खाना। ठीक है, ये जदीद तरीके कार है खाने का जो अंग्रेज़ों के द्वारा आया है। इसी तरीके कार को तंज़ का निशाना यानी कि मजाक का उड़ाया गया है इस नज़म में। जो खड़े होकर खाने का सिस्टम है जिसको हम लोग बुफे डिनर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बुफे डिनर। ठीक है, तो इसी डिनर का मजाक उड़ाया गया है इस नज़म में, यानी कि खड़ा डिनर में। तो ज़ेर निसाब नज़म में शायर ने खाने के किस तरीक़े कार को तंज़ का निशाना बनाया है? तो खाने का एक जदीद तरीक़ेकार है जिसको बुफे डिनर कहते हैं, इसी को मजाक का यानी कि तंज़ का निशाना बनाया गया है। आगे है लास्ट क्वेश्चन, इसमें मारिफा की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। बहुत ही आसान है। इसमें मारिफा बोले तो प्रॉपर नाउन। इसमें मारिफा मतलब प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, खास नाम। तो इसमें मारिफा जिससे किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज़ का नाम पता चले, उसको मारिफा कहते हैं। एग्जाम्पल में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार लिख दीजिएगा। आगे है मुंदरजा झैल में किसी 3 सवालों के जवाब देना है। सबसे पहले आपको दिया गया है किसी एक पर मजमून लिखें, जो कि आपका कितना 5 नंबर का है। 3 क्वेश्चन है, 5 नंबर का, 5 या 15 नंबर मिलेगा आपको। मेरा पसंदीदा मौसम, इस पे लिखिए। यौम आज़ादी मतलब 15 अगस्त, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी? स्वतंत्रता दिवस, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, यानी कि यौम आज़ादी पर लिखना है। वर्जिश, तो ये 3 टॉपिक दिया गया था जिस पर आपको मजमून लिखना था। आगे है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें स्कूल की फ़ीस माफ़ कराने की गुजारिश कीजिए। ये एक आपको दरख्वास्त दिया गया है। क्या दिया गया है? दरख्वास्त, जिसको हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एप्लीकेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आवेदन। आवेदन पत्र आपको लिखना है अपने प्रिंसिपल के नाम। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप लोगों को किया गया है, बाकी अच्छे से आप लोग लिखे होंगे। आगे है ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। आशियाना का मरकजी किरदार वही जरीना बेगम। ठीक है, उस पर और पूरे कहानी को अच्छे से लिखना है। कहानी जानते ही हैं, जिसमें जो है जरीना बेगम है, उसके शौहर का नाम है बरकत अली सिद्दीकी, उसका एक बेटा सिराज है जिसकी नौकरी लगती है बेंगलोर में। उसकी शादी हुई थी इरफाना से, और वो वालिद साहब के रिटायर के बाद सबको लेकर चले गए थे बेंगलोर। लेकिन वहाँ रहते रहते 2 साल गुजर गया, तो दोनों माँ बाप को मन नहीं लग रहा था, बोर हो गए थे। दोनों ने फिर बहू और बेटे को छोड़कर वापस अपने घर आ गए थे। वो पूरी कहानी को लिखना है, लिख दीजिएगा। आगे मसनवी ज़हर इश्क का खुलासा बयान कीजिए। ये मसनवी है ज़हर इश्क, किसका है? ये शौक लखनवी का है। शौक लखनवी का ये मसनवी है। इसमें असल में एक सौदागर की लड़की है, सौदागर की लड़की है, उसी की कहानी को बयान किया गया है। ठीक है,
चलो ये तो लिखने वाला आप लोग लिखे होंगे। आगे दर्ज झेल अल्फाज में किसी 5 की जमा बनाइए। अब ये वाहिद जमा है, ये लिखना है। पहले है खलीफा, खलीफा की जमा होता है खुलफा। क्या होता है जी? खुलफा। बाग, बाग की जमा लिख लेंगे बागात। क्या लिखेंगे? बागात। तजवीज़, तजवीज़ की जमा लिख लेंगे तजावीज़। क्या लिख लेंगे? तजावीज़। दर्जा, दर्जा की जमा लिख लीजिएगा दर्जात। ठीक है, दर्जात। हर्फ की जमा लिखेंगे हुरूफ। क्या लिखेंगे? हुरूफ। फलक की जमा लिखेंगे अफलाक। क्या लिखेंगे? अफलाक। फलक की जमा अफलाक। अदद की जमा लिखेंगे आदाद। रिसाला की जमा लिखेंगे रिसाइल। क्या लिखेंगे जी? रिसाइल। खिदमत की जमा लिखेंगे खिदमात। ठीक है, और आखिर में राय, राय की जमा है आरा। राय की जमा आरा। एक बार देख लो फिर से। खलीफा की जमा खुलफा, बाग की जमा है बागात, तजवीज़ का तजावीज़, दर्जा का दर्जात, हर्फ का हरूफ, और फलक का अफलाक, अदद का आदाद, रिसाला का रिसाइल, खिदमत खिदमात, राय की जमा आरा। तो ये था आप लोगों का मंथली एग्जाम अक्टूबर वाला पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। और हाँ, आप लोगों का जो बेसिक उर्दू चल रहा है क्लास, उसकी 2 वीडियो आ चुकी है और दोनों का होमवर्क भी दिया जा चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। अब उसकी अगली वीडियो जो है, यानी कि डे 3 क्लास नंबर 3 जो है, तीसरी क्लास, वो भी बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाली है और उसका होमवर्क भी मिलने वाला है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, जो 2 क्लासेस हैं, जो दो क्लासेस हुई हैं, उनको आप लोग पूरा कंप्लीट रखिए। तीसरी क्लास आपको आज ही शाम में या नहीं तो कल सुबह आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।